चलिए अब कंडक्टेंस देख लीजिए। कंडक्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस देखने से पहले थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है। ठीक है, तो देख लो फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये देख लो। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले यह है कि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे करता है डायरेक्टली, ये तुम्हें पता है। जितनी लंबाई ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। 1 मीटर की अगर आप पे सेम मटेरियल की वायर है और 2 मीटर की है तो रेजिस्टेंस 2 मीटर वाले में क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ें आपको पता है कि आर जो होता है एरिया के इन्वर्स होता है। बहुत बढ़िया, मतलब एक इतना और एक इतना, रेजिस्टेंस कहाँ ज़्यादा होगा, इस वाले पे ज़्यादा होगा, जबकि लेंथ दोनों की सेम है पर जो चौड़ा है उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ज़रा सोचो रीज़न, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है उसे ऐसा गुजरना पड़ रहा, कम पाथ है उस पर जाने के लिए, कम स्पेस है जाने के लिए, जबकि यहाँ पे आराम से घूम सकता है ऐसे। तो जहाँ पे ईज़ है घूमने की वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो चौड़े एरिया में या ज़्यादा एरिया में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तीसरी बात, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर डेंसिटी के। इसका मतलब नंबर डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। अब तुम खुद सोचो कि एक तुम पे ये मटेरियल है और एक ये मटेरियल है, मान लो इसकी नंबर डेंसिटी है 1000, मतलब इसकी यूनिट वॉल्यूम में 1000 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी नंबर डेंसिटी 10 है, मतलब इसके यूनिट वॉल्यूम में सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में कितने हैं, 1000 हैं। तो आप बताओ, जहाँ एकता ज़्यादा होगी, जहाँ यूनिटी ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 1000 है, तो वो अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, आगे फ्लो कर सकते हैं, अच्छी तरीके से वो रेजिस्टेंस का सामना कर सकते हैं, अच्छी तरीके से वो कोलिजन को फाइट बैक कर सकते हैं। जो एटम या आयंस जो है नेटिव, वो उनके साथ कोलाइड करना चाहते हैं, उनके साथ ये फाइट बैक आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ये पता चला जितनी ज़्यादा नंबर डेंसिटी उतना कम रेजिस्टेंस हमें मतलब इलेक्ट्रॉन को सफ़र करना पड़ेगा। शाबाश। चौथी चीज़ आप देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पक्का या इन्वर्स? सोचो, डायरेक्ट या इन्वर्स? रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट या इन्वर्स? सोचो, पिछली बार भी बताया था मैंने। बताओ, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना कोलिजन बढ़ जाएंगे, ये तो तुम्हें पता है। कोलिजन बढ़ जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ना है या घटना है? सोचो, इन्वर्स होगा डायरेक्ट होगा? इन्वर्स होगा। क्यों इन्वर्स क्यों होगा, खुद सोचो। अच्छा सर, आगे समझ में। जो आपने ड्रिफ्ट में बताया था, क्या बताया था? जितना ज़्यादा टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ज़्यादा, उतने अच्छे से वो पार कर जाएंगे या कोलाइड करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा एनर्जी है तो अब अच्छे से फाइट बैक कर सकते हैं, अच्छे से कोलाइड करेंगे और ड्रिफ्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर के बढ़ने से एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड कम होगा। रेजिस्टेंस तो उतना ही मिलेगा एटम और आयन से, पर हम पे अब रेजिस्टेंस या कोलिजन से लड़ने की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये याद रखना। शाबाश। चलिए, तो इतने सारे फैक्टर देख लिया आपने। छोटे छोटे आपसे अगर ग्राफ पूछें कि रेजिस्टेंस और नंबर डेंसिटी का ग्राफ क्या होगा, तो आपने बोलना है सर इन्वर्स रिलेशन है, ऐसा बनेगा। बहुत बढ़िया। आपसे पूछें अगर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ कैसे होगा, तो आपने बोलना था इन्वर्स होगा। फिर नीचे क्या बोलते हैं इन्हें, एक्सपोनेंशियल ग्राफ या हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएंगे, तो ऐसे ग्राफ बनेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ क्या है, ये सर ये समझ में नहीं आया टेम्परेचर का। तो बेटा एक चीज़ करो, आर की वैल्यू क्या होती है, ml/n (e²a)τ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर हमारे काम की बात हो रही है, अब आप समझा रहे हो। m और e तो सेम है, वो चेंज नहीं होंगे। ध्यान से देखो, r और l की कैसी रिलेशन है, डायरेक्ट है। r भी ऊपर, l भी ऊपर। ध्यान से देखो, r और एरिया की कैसी रिलेशन है, इनवर्स है। r ऊपर, a नीचे। शाबाश। ध्यान से देखो, r और नंबर डेंसिटी की कैसी रिलेशन है, इनवर्स।
आर ऊपर और एन नीचे। ध्यान से देखो, आर और रिलैक्सेशन टाइम की कैसी रिलेशन है, इनवर्स। पक्का? इनवर्स है। इसका मतलब अब आया ना मामला सही। तुम्हें ये भी पता है पहले से कि जितना टेम्परेचर या आग ज़्यादा लग जाएगी उतना रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा कम। पता है ना ये कि जितनी आग ज़्यादा लग जाएगी, जितने शकुनी मामा ज़्यादा हो जाएंगे, उतना फिर रात को भी लड़ेंगे, मतलब उतना रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा कम। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो रिलैक्स करने का टाइम कम। तो अगर रिलैक्सेशन नीचे है, जैसे यहाँ ऊपर है, तो टेम्परेचर कहाँ है, नीचे है, तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे कि टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ये लिख सकते हैं ना। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम नीचे है तो टेम्परेचर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो सर अपनी गलती सही कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। चलो बहुत बढ़िया, गलती सुधारनी है, गलत नहीं बढ़ना है ना, दोबारा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देख लो आप कैसे कैसे है ना, फॉर्मूले से। आर एल के डायरेक्ट, ए के इन्वर्स, एन के इन्वर्स, टाउ के इन्वर्स, तो टी के डायरेक्ट। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ये जो दो फैक्टर हैं बहुत काम के हैं। ग्राफ आपने देख लिया, बहुत बढ़िया। ये दो फैक्टर बहुत काम के होते हैं। क्यों है ये काम के, देखो सिंपल सी बात, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आ गया। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो रो आता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। या रो की वैल्यू तुम क्या बोल सकते हो, तो आर के पास जाएगा ए ऊपर एल नीचे, तो रो की वैल्यू कितनी आई, आर ए बाई एल आई। शाबाश, आर ए बाई एल आई। रो होता क्या है, तो रो कुछ और नहीं होता, रेजिस्टिविटी होती, रेजिस्टिविटी, या जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या तो रेजिस्टिविटी कह दो, या आप लोग क्या बोल दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल लो रो को। ठीक है सर, समझ में आ गया? नहीं, इतना आसान नहीं है। पहले डेफिनेशन क्या है, किसकी, फैक्टर हो गए, रेजिस्टिविटी की बताओ, डेफिनेशन बताओ। तो तुम्हें पता है रो है आर ए बाई एल, ठीक है। क्यों ना तुम डायमेंशंस को 1 कर लो, लेंथ को 1 मीटर मान लो और एरिया को भी 1 मीटर मान लो। तो अगर लेंथ 1 मीटर हो गया, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया, ये 1 मीटर स्क्वायर, तो रो और आर क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया, ऐसा कंडक्टर जिसकी लंबाई भी 1 हो और एरिया, या जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो और एरिया भी यूनिट स्क्वायर हो, तो वहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और नहीं, उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज़ द रेजिस्टेंस, या जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस है किसका, एक ऐसे कंडक्टर का जिसकी लेंथ कितनी है 1 है और एरिया कितना है, यूनिट स्क्वायर है। एरिया भी यूनिट स्क्वायर है, लेंथ भी कितनी है 1 मीटर है, तो ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाएगा, या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। तो डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे रो की, रो is the resistance of a conductor का रेजिस्टेंस having unit length and unit area। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया अगर आप लो किसी कंडक्टर का, तो उसका रेजिस्टेंस उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो अब एक चीज़ नोट डाल के लिखना, क्या है वो एक चीज़ जिसको हमने नोट डाल के लिखना है, तो वो ये रही, ध्यान से देखना। क्या सर, ये नोट डाल के लिखना, क्योंकि हमें पता है कि आर जो है, आर वो ये होता है ml/n/e² टाउ। शाबाश बेटा, यहाँ से L बाई ए बाहर ले लो। L बाई ए तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन्हें सेल कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि हमेशा फिक्स होते हैं। तो R इज इक्वल टू m/n/e² टाउ अंदर। शाबाश,
L बाई ए बाहर, इसे फर्स्ट मानो। पर तुमने अभी पढ़ा R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, ये सेकंड हो गया। अब ध्यान से देखो, R R के बराबर, ठीक है, L L के बराबर, ठीक है, A A के बराबर, तो रो किसके बराबर? तो रो सर इस पूरी ब्रैकेट वाली चीज़ के बराबर जो है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा स्टार वाला फार्मूला, पहले तो वही है R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, दूसरा ये है, ये यहीं से आया। देखो यूनिट लेंथ यूनिट एरिया हो जाए तो रेजिस्टिविटी बन जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं m तो फिक्स रहना है, e फिक्स रहना है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है? फैक्टर्स अपॉन विच रो डिपेंड। क्योंकि बहुत बार हम जल्दबाजी में ये देखते हैं कि क्योंकि r लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है तो रो भी किस पे करेगी? लेंथ और एरिया पे करेगी, जो कि गलत है। रो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया तो वन हो जाते हैं ना अर्थ में, तो उस पर कहाँ वेरी करेगी? रो दो चीज़ों पे करती है, एक उनमें से है नंबर डेंसिटी और एक उनमें से है रिलैक्सेशन टाइम, जो खुद टेम्परेचर के कैसा होता है? इन्वर्स होता है। तो ये चीज़ आप याद रखना, रो किस किस पे वेरी कर रही है? एक तो नंबर डेंसिटी पे जो नीचे है, रो ऊपर इन्वर्स, एक रिलैक्सेशन टाइम के जिसमें रिलैक्सेशन टाइम नीचे है और रो ऊपर है, और टेम्परेचर डायरेक्ट। अगर मैं आपसे ग्राफ पूछूं तो आपको बना लेने होंगे, बनाने आने चाहिए। कैसे हैं वो ग्राफ? सिंपल सी बात, ग्राफ कुछ ऐसे हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं रो ऊपर एन इधर, तो आपका आंसर होगा इन्वर्स। देखो इन्वर्स रिलेशन है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर मैं आपसे बोलूँ रो और टाउ का बनाओ रिलैक्सेशन टाइम का, तो आपका आंसर होगा इन्वर्स, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर मैं बोलूँ रो और टेम्परेचर का बनाऊँ, रो और टेम्परेचर का, तो आपने बोलना था कुछ ऐसे बनेगा फिर, रो इधर टेम्परेचर इधर और डायरेक्ट रिलेशन सीधी ऐसे। शाबाश, ये तीन आपके ग्राफ हो गए, ये देख लो ठीक से। चलिए बहुत बढ़िया। अब मेन बातें, क्या हैं? क्योंकि तुमने रेजिस्टेंस देख लिया, तुमने रेजिस्टिविटी देख लिया, तो ज़रा इनके फार्मूले साइड में लिख लो, ठीक है। जो मेन वाले हैं, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, सबको पता है, R का ये वाला एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, एक तो R का ये है, और रो का क्या है? रो कैसे निकलेगा? यहाँ से L और A गायब कर दो, दोनों को 1 ले लो, तो m अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। शाबाश, ए नहीं आएगा, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मेन बात क्या है? अब मेन बात ये है, अब तीसरी चीज़ आएगी जिसका नाम है कंडक्टेंस, जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करेंगे। क्या होता है कंडक्टेंस? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, G इज़ रेसिप्रोकल ऑफ R, G इज़ रेसिप्रोकल ऑफ R, R का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? रोक लगाना। कंडक्टेंस मतलब जाने देना, फ्लो कराना, उसे सपोर्ट करना। बेनिफिशियरी होता है, ये बेनिफैक्टर होता है, मदद करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फ़्लो होने में। किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, माइका या कॉपर? तो आप बोलोगे माइका का। किसका कंडक्टेंस ज़्यादा, कॉपर या माइका? तो आपने बोलना था कॉपर। कंडक्टेंस ये चीज़ है, तो G इज़ 1/R, ठीक है। वहाँ से बताओ कितना होगा, ध्यान से देखो। R ये है, R तो ये है ना पूरी चीज़, ml ऊपर है, बाकी चीज़ें नीचे हैं, तो 1/R क्या होगा? 1/R में क्या होगा? इसका उल्टा होगा, जो R है उसका उल्टा होगा। मतलब 1/R में ml तो नीचे आएगा और एन ई स्क्वायर ए टाउ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। सर नहीं आता समझ में ऐसा, वैसे बताओ। तो बेटा कुछ नहीं, R की वैल्यू कितनी है वहाँ से देखो, ml अपॉन, ये प्रिंसिपल डिवीजन है ना, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये लास्ट बार बताएंगे, है ना। ये चीज़ कहाँ जाएगी? ऊपर। ऊपर कोई चीज़ डिवाइड में हो वो नीचे आती है, नीचे कोई चीज़ डिनोमिनेटर में हो तो वो कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। तो एन ई स्क्वायर ए टाउ ऊपर आ जाएगा, ml रहेगा नीचे। तो आपको कुछ ऐसा आना था, एन ई स्क्वायर ए टाउ ऊपर और ml कहाँ? नीचे। बहुत बढ़िया। सर इसकी यूनिट बताओ। हाँ, पहली बात ये स्केलर क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया। इसके डायमेंशन क्या होंगे? जी के डायमेंशन, जी के क्या होंगे? 1/,
डायमेंशन ऑफ आर। अब अगर तुम्हें याद होगा लिख लेना, कितना था, ml² t की पावर -3 a की पावर -2, है ना, ml² t की पावर -3 a की पावर -2, उसका उल्टा ml² t की पावर -3 a की पावर -2। ये ऊपर जाएंगे तो क्या बनेंगे, m की पावर -1, ठीक है, l की पावर -2, -3 ऊपर जाके +3, -2 ऊपर जाके +2, ये इसके बन जाएंगे। और अगर गलत है तो सही कर देना, पर करने ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। ये आ गया। SI यूनिट क्या होगी सर इसकी, SI यूनिट बहुत सारी हैं इसकी। ओहम पढ़ते हो ना तुम, ओहम, उसका उल्टा क्या होगा, H, तो बीच में रहेगा, महो हो जाएगा, महो, ठीक है। और पूरा नाम क्या था सर, साइमन ओहम, तो इसका नाम साइमन भी होता है, साइमन मतलब कैपिटल S, या ओहम इनवर्स, ओहम इनवर्स, ओहम का उल्टा मतलब महो, तीनों यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। SI यूनिट ये सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें पता चल गया जी कितना है, NE² a/μ/ml है, डायमेंशन ये है, SI यूनिट ये है, ठीक है। चलो इसके ग्राफ बनाओ थोड़े, इसके ग्राफ बनाओ ना थोड़े। जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है NE² a/τ कितना, ml, बहुत बढ़िया। जी की वैल्यू ये है NE² a/τ/ml। अब क्या करूँ, इसका ग्राफ बनाओ भाई। तुम्हें यहाँ से पता चला कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी के, और कंडक्टेंस एरिया लेंथ छोड़ दो, एरिया लेंथ का कभी नहीं बनाना। कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के, तो जो रिलैक्सेशन टाइम का डायरेक्ट वो टेम्परेचर के कैसे होगा, इन्वर्स होगा, ठीक है, ये बात है। ग्राफ बनाओ इसका, जी यहाँ, एन यहाँ, डायरेक्ट रिलेशन सीधे लाइन, जी यहाँ, टाउ यहाँ, डायरेक्ट रिलेशन सीधी लाइन। जी और टेम्परेचर में इन्वर्स है, जी और टेम्परेचर में क्या है, इन्वर्स है। जी यहाँ, टेम्परेचर यहाँ, कैसी लाइन, इन्वर्स, ऐसी रेक्टेंगुलर हाइपर बोला नीचे की तरफ। एरो भी दिखाने बहुत ज़रूरी होते हैं, देख लो, ठीक है। तो कंडक्टेंस तुम्हें समझ में आ गया, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। फिजिकल मीनिंग ये है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसकी वजह से ये फ्लो करने देगा, ठीक है, होता नहीं है ऐसा कुछ, ऐसी। रेजिस्टेंस ही असली चीज़ है, रिपल्शन ही असली चीज़ है, ऐसी रेजिस्टेंस ही असली चीज़ है, पॉजिटिव असली चीज़ है, ऐसी चीज़ है। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो तुमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, पर रो की वैल्यू भूलो तो नहीं, m/NE², टाउ, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। हम पे सिंबल्स की कमी होती है, तो कंडक्टिविटी के लिए वही यूज़ करेंगे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी के यूज़ के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो कंडक्टिविटी के लिए भी यही यूज़ करेंगे, सिग्मा बोलते हैं इसे, सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा, ये याद रखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। कंडक्टिविटी क्या होता है, जस्ट कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, वैसे ही कंडक्टिविटी भी रेजिस्टिविटी का क्या है, रेसिप्रोकल है। सिग्मा क्या होगा फिर, 1/ρ होगा। देखो रो वहाँ से क्या है, तो यहाँ उसका उल्टा होगा, m नीचे आ जाएगा, शाबाश, NE², टाउ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फाइनली रो की वैल्यू आप पे क्या आई, रो नहीं, सिग्मा की वैल्यू क्या आई, सिग्मा की वैल्यू आई NE² टाउ बाई कितना, m। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आ गई, NE² टाउ बाई m, शाबाश। अब आगे सिंपल सी बात, आप लोग क्या करोगे, एक तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया नंबर डेंसिटी के, शाबाश, और एक सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया रिलैक्सेशन टाइम के, शाबाश। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, बहुत बढ़िया। तो ग्राफ बना लो, पहला सिग्मा और नंबर डेंसिटी का कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट सीधी लाइन। फिर सिग्मा और रिलैक्सेशन टाइम का कैसी, सीधी डायरेक्ट। और आखिरी आप पे है किसका, सिग्मा
और टेम्परेचर कैसे रिलेशन है, इन्वर्स लाइन, ये ठीक है, ऐसे करना होता है इन्हें। हाँ, तो अब हम देखेंगे क्या चीज़ जो हमने सॉलिड स्टेट में भी बहुत बार देख ली है। क्या? कंडक्टर वर्सेस सेमीकंडक्टर। कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का हमें डिफरेंस देखना है। क्या? ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप लोगों को भी पता है। देखिए, पहला डिफरेंस हमें ये देखना है रेजिस्टिविटी के बेस पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी जो आपकी रो होती है और टेम्परेचर का कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन होता है। समझाऊंगा अभी। यहाँ पे कंडक्टिविटी सिग्मा और टेम्परेचर का, क्योंकि रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट है ना, तो सिग्मा का कैसा होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। जबकि यहाँ पे सिग्मा का टेम्परेचर से कैसे रिलेशन होगा, डायरेक्ट होगा। आपको इसके पीछे का रीज़न पता है। सेमीकंडक्टर में क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और होल्स के बीच में। टेम्परेचर के बढ़ाने से बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। अगर बॉन्ड ब्रेक हुए तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी। ये मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस करा था सॉलिड स्टेट में, शायद लेक्चर नंबर 15 या लेक्चर नंबर 16 में, कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वो कंडक्टिविटी करेंगे। इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये कंडक्टिविटी बढ़ कब रही है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे है क्या, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं इनका छोटा छोटा एक ग्राफ बना लूँ, ठीक है, तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा, छोटा छोटा है ना। यहाँ पे कंडक्टर में रो और टी का डायरेक्ट, सिग्मा और टी का इन्वर्स। कंडक्टर की बात चल रही है, ठीक है, तो सिग्मा और टी का कैसा, इन्वर्स। जबकि सेमीकंडक्टर में उल्टा हिसाब हो गया। सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, सेमीकंडक्टर में रो और टेम्परेचर का इन्वर्स। ध्यान रखना बच्चों ये बात, सेमीकंडक्टर में 2 बार डिस्कस कर चुके हैं ये, और तुम पे तो 100 बार करने की क्षमता है वीडियो लेक्चर में। चलो, यहाँ सिग्मा और यहाँ टेम्परेचर, कैसा रिलेशन, डायरेक्ट। तो ये आपसे पूछेंगे 1 मार्क्स में, टिपिकली सेमीकंडक्टर का ग्राफ बनाओ, सिग्मा और टेम्परेचर का डायरेक्ट है, और सेमीकंडक्टर के लिए सिग्मा और टेम्परेचर का कैसा है, इन्वर्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देख लिया आप लोगों ने, डायरेक्ट और इन्वर्स है। एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है यार, कम करेंगे थोड़ा, इतना चल ठीक है, इतना भी सही है। हाँ ठीक है, ओके बच्चे, वेरी गुड। अच्छा, अब एक बार अलॉयज़ के लिए देख लो, अलॉयज़ के लिए भी देख लो। एक अलॉय होते हैं ना भाई, अलॉय पता है ना क्या होते हैं, क्या होते हैं अलॉय, 2-3 मेटल को फिज़िकली मिक्स करते हैं ना, तो अलॉय बनाते हैं, ठीक है। तो अलॉय का भी देखते हैं अभी। अलॉय भी मेटल के जैसे ही बिहेव करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा अलॉय की बात कर लेते हैं पहले, है ना, फिर आगे देखेंगे। अलॉयज़ हैं कहीं यहाँ, हैं, ध्यान से देखो। अलॉय होते क्या हैं, पहले तो ये देख लो। अलॉयज़ आर दी मिश मेटल्स। मिश मेटल्स मतलब क्या हुआ, मिश मतलब है मिसलेनियस मेटल्स मतलब वो जो असली में मेटल नहीं है, मिक्स करके बनाए हैं ना। दीज आर दी कॉम्बिनेशन, फिजिकल कॉम्बिनेशन of 2 or more metals which have identical size सेम होना चाहिए यार, तभी होता है। जैसे स्टील है तो कार्बन और फेरस का, आयरन का साइज़ सेम होगा,
इसलिए बहुत से हैं, एल्निको है, बहुत सारे हैं, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, बहुत सारे हैं विच हैव आइडेंटिकल साइजेज़। जिनके साइजेस सेम हों ऐसे मेटल्स का ही एलॉय बन सकते हैं। बनते कैसे हैं? सिंपल सी बात, देखो मान लो सॉलिड की ही बात है, जैसे क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, हर जगह ए चल रहा है, अरे मेटल है ना, जैसे आयरन चलेगा, आयरन के सारे होंगे। तो मान लो एक बीच में बी आ गया, बी इसलिए ही आ पाया क्योंकि साइज़ ऑफ ए और साइज़ ऑफ बी नियरली इक्वल टू क्या था? सेम था, सेम थे दोनों के साइज़, इसलिए हर कोई एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में ऑक्यूपाई हो सकता है या बैठ सकता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये अलॉय का क्राइटेरिया है। आप कौन से दो कॉमनली यूज़ अलॉय यहाँ पढ़ोगे? ठीक है, तो एक तो अलॉय है मैंगनीन, मैंगनीन का सिंबल नहीं होता यार, अलॉय का सिंबल नहीं होते, स्टील का भी कोई सिंबल नहीं होता। और दूसरा है कॉन्स्टेंटिन, दो हैं। कॉन्स्टेंटिन तो आपके आयरन में यूज़ होता है, वो जो इस्त्री होती है ना करने की कपड़े की, कॉन्स्टेंटिन उसमें यूज़ होता है, हीटिंग रॉड में। मैंगनीन में क्या है? देखो कॉपर 84% है, कॉपर 84% होगा, प्लस मैंगनीज़ 12%, और जो निकल है वो आपका 4% होगा। याद रखना इस फैक्टर को, है ना। कॉपर, मैंगनीज़ और निकल, कॉपर, मैंगनीज़ और निकल। कॉपर 84%, मैंगनीज़ 12। हाँ 19-20 कर सकते हैं, 84 को 80 लिख लो, उसे 10 लिख लो, उसे 4 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इतना होता है। पूरा नहीं हो रहा सर, क्या करें, कुछ और भी होगा। पूरे नहीं हो रहे हैं ना, 100% हो रहा है ये, हो रहा है। चलो यहाँ पे कॉन्स्टेंटिन में कॉपर होगा 60% और निकल होगा 40%, ठीक है, ये दो हैं। शाबाश। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं सर पहले आगे बढ़ा दो, पूरा ख़त्म कर दो इसे, ठीक है। तो देखो अलॉय में कैसे होता है, अलॉय में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का कैसे रिलेशन होता है, अलॉय की बात कर रहा हूँ। तो अलॉय में ना कभी भी रेजिस्टिविटी जीरो नहीं हो सकती, रेजिस्टिविटी कभी भी यहाँ जीरो नहीं हो सकती अलॉय में। हाँ सर, तो क्या मेटल में होती है रेजिस्टिविटी जीरो? हाँ होती है। सुपर कंडक्टर होती है एक चीज़, सुपर कंडक्टर मतलब उसमें रेजिस्टिविटी बिल्कुल कितनी होगी? जीरो होगी। सुपर कंडक्टर कहाँ अचीव होता है? हाई टेम्परेचर में कभी नहीं हो सकता। बहुत लो टेम्परेचर कर दें, क्रायोजेनिक बना दें मेटल को, बहुत ही ठंडा, तब हमें सुपर कंडक्टिविटी मिलती है, हमारी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। पर अलॉय की रेजिस्टिविटी कभी भी जीरो नहीं होगी, अलॉय की कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो थोड़ा ऊपर से बनेगी, यहाँ से बनाओ ऐसी लाइन, सीधी लाइन यहाँ से, ये कभी भी जीरो नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख दिया, है ना। तो यहाँ तक वैल्यू रो नॉट मान लो, नेचुरल वैल्यू रो नॉट, ठीक है, ऐसा आ गया, बहुत बढ़िया। कभी भी जीरो नहीं होगी, याद रखना। ऐसा ग्राफ बनता है इसका, थोड़ा सा ऊपर बनता है ना। और कंडक्टिविटी का भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल रहा है, यहाँ पे भी सेम बात है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का कैसे रिलेशन है, डायरेक्ट तो है पर लीनियर नहीं है। लीनियर क्यों नहीं है? देखो नॉट ए लीनियर, पहली बात लीनियर क्यों नहीं है? लीनियर कब होता है? जब 45 डिग्री का एंगल बने। यहाँ 45 का है, देखो ये तो बहुत ज़्यादा एंगल होगा बनाएंगे अगर। लीनियर मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर यहाँ पे जीरो है तो रेजिस्टिविटी भी कितनी हो? जीरो हो, जो कि यहाँ होता नहीं है। तो लीनियर तो नहीं है पर डायरेक्टली है, और यहाँ इन्वर्स होगा। सिग्मा और टेम्परेचर का कैसे रिलेशन होगा? इन्वर्स होगा। टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ तो नीचे आएगा, फिर वही बात, यहाँ पे तो बना ही नहीं सकते कैसे भी, पर ऐसा है कि इसे नीचे की तरफ मत दिखाना, थोड़ा ऊपर दिखाना है, ऐसे है ना, थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे ही ले जाना, फिर थोड़ा ऊपर दिखाना, मतलब कांस्टेंट टाइप का हो गया, ठीक है। दोबारा बनाओ, ऐसे दिखाना, फिर थोड़ा ऊपर ले जा लेना, ऐसे कांस्टेंट टाइप का हो गया। ये एरो ऐसा, ये एरो ऐसा, दोनों देखो कैसे बने, ठीक है। जीरो नहीं होता ये कभी, है, शाबाश। चलो, और अब एक नई चीज़, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सिंपल सी बात है, 2 वायर्स, वन ऑफ कॉपर एंड अनदर या अदर मैंगनीन। 2 वायर हैं, 2 वायर्स हैं, एक कॉपर की है और एक मैंगनीन की है, हैव सेम लेंथ। इनकी लेंथ क्या है? सेम है, सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस, सेम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस लेंथ और
एरिया पे करता है डिपेंड। रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑब्जेक्ट की होती है। ऑब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पर रेजिस्टिविटी जो प्रॉपर्टी होती है वो मटेरियल की होती है। मटेरियल कहीं से भी उठाओ, लोहा कॉपर सेम आएगी, पर रेजिस्टेंस अलग होगा। तुम 1 किलो लाए रेजिस्टेंस की रॉड, मतलब आयरन की रॉड, और कोई 1 किलोमीटर लंबी लाया, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। वो भी लिखाऊंगा मैं तुम्हें, अभी ऐसी चिंता बात नहीं। विच इज़ मोर थिकर, आपको बताने कौन ज़्यादा थिकर होगी, कौन ज़्यादा थिकर होगी। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सी बात है, 2 वायर हैं, एक कॉपर की है, दूसरी मैंगनीन अलॉय की है, दोनों की लेंथ सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। आपसे पूछा ज़्यादा थिकर कौन सी होगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है, ज़्यादा थिकर कौन सी होगी। सिंपल सी बात है, देखो कॉपर और मैंगनीन, मैंगनीन को MAN लिख लेते हैं, मैंगनीन, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। लेंथ ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ मैंगनीन भी क्या है, सेम है। ये बात आपसे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, कॉपर की ज़्यादा होगी रेजिस्टिविटी या उसकी। अरे रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है, कॉपर तो सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है, तो रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, कॉपर की तो कम होगी, तो रेजिस्टिविटी मैंगनीन की ज़्यादा होगी, किससे, कॉपर से। कॉपर तो बेस्ट कंडक्टर होता है ना, तुम्हें पता ही है। जो कंडक्टर ज़्यादा होगा, बढ़िया बेस्ट होगा, बेस्ट कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी तो क्या होगी, कम होगी। सारे फैक्टर हमने देख लिए, हमें ये पता चला R = ρl/a होता है, शाबाश, R = ρl/a। अब देखो यहाँ पे फिक्स क्या क्या चीज़ है, उनको साथ में लिखो। जैसे R/l फिक्स है, दोनों के लिए सेम है ना, तो R/l बराबर कितने के, ρ/a के, शाबाश, R/l बराबर कितने के, ρ/a के। अब मैंने क्या करा, यहाँ देखो मैं a को उधर ले गया, तो R/l और यहाँ पे a बराबर कितने के, रो के, शाबाश, R/l a इधर बराबर रो के। बच्चों ये R/l पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, दोनों का फिक्स है यार। ये देखो रेजिस्टेंस सेम है और लेंथ भी फिक्स है, मतलब इसमें तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। R/l से हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे, निष्कर्ष कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, तो उसे नेगलेक्ट करना पड़ेगा या कांस्टेंट मान लो। कांस्टेंट मानेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो हो जाएगा, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, क्योंकि यार ये कांस्टेंट अभी नहीं करता तुमने, R = V/I, वैसे ही करना है। ये R/l कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रेजिस्टिविटी मैंगनीन की ज़्यादा है कॉपर से, तो भाई जैसा रिलेशन वैसे ही करना है। दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है, रो और एरिया के बीच में, डायरेक्ट है, मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसका एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसका एरिया भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये तो फैक्ट है ना, कॉपर सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी किसी के भी मुकाबले, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आपको ये पता चला कि मैंगनीज का रेजिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है रेजिस्टिविटी और एरिया के। तो अगर रेजिस्टिविटी मैंगनीन की ज़्यादा है तो एरिया भी मैंगनीन का क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, किससे, कॉपर से, और जिसका एरिया ज़्यादा उसकी थिकनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, थिकनेस भी क्या होगी, मोर होगी। तो विच इज़ मोर थिकर, आपको पता चलिए थिकर वही होगा ज़्यादा जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी या जिसका एरिया ज़्यादा होगा। रेजिस्टिविटी ज़्यादा किसकी है, मैंगनीन की, तो ज़्यादा थिकर भी कौन होगा, मैंगनीन होगा। ये बात आप लोग याद रखोगे, समझोगे, शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या देखें, अब कुछ नई चीज़ देखेंगे। क्या है वो नई चीज़ सर, वो नई चीज़ ये नोट लिखो, रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, वाइल रेजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये मैं आपको समझा रहा था अभी, मैंने आपसे क्या बोला कि मान लो ऑब्जेक्ट क्या चीज़ हुई, मान लो 2 लड़के हैं P और Q, ये लड़का इतना सा लोहे का टुकड़ा लाया, ये इतना बड़ा ला गया,
कौन ऑब्जेक्ट बड़ा है? ये ज़्यादा बड़ा है। किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? रेजिस्टेंस ऑफ Q इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ P। मान लो दोनों आयरन के लाए, ठीक है। तो पूरी कहानी ये है, दो बंदे हैं P और Q। P दुबला पतला है, Q बहुत तगड़ा सा है ना। ढोलू है, ढोलू था ना वो, ढोलपुर का, वो मजाक कर रहा हूँ। तो दो बंदे हैं P और Q। P जो है एक पतली आयरन की रॉड लाया, Q थोड़ी मोटी आयरन की रॉड लाया। तो आपको पता है रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। आप बताओ किसकी लेंथ है ज़्यादा? Q की सर, बहुत बढ़िया। इसकी लेंथ है ज़्यादा, किसका एरिया ज़्यादा? सर Q का। तो आप देखो लेंथ और एरिया का मल्टीपल किसका ज़्यादा है? Q का है सर। हाँ, तो रेजिस्टेंस भी तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस भी लेंथ पे करता है और एरिया पे करता है ना। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया दोनों पे करता है। अब ज़्यादा स्पेसिफिक मत हो ना कि सर इसका एरिया बड़ा हो गया, कंफ्यूज मत हो। इसका एरिया इतना ही मान लो, चलो इतना ही जितना उसका है। लेंथ किसकी ज़्यादा है? लेंथ किसकी ज़्यादा है? लेंथ सर Q वाले की है। चलो एरिया सेम भी हो जाए, लेंथ किसकी ज़्यादा है? एक ही है। मैं कहना बस इतना चाह रहा था कि रेजिस्टेंस देखो डायमेंशंस के साथ चेंज हो रहा है दोनों आयरन, दोनों ही आयरन है, पर लंबाई चौड़ाई के साथ, लेंथ और एरिया के साथ रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। मतलब रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट दिखने में कैसा है, कितना लंबा है, कितना एरिया है, इन चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। जबकि रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है। रेजिस्टिविटी P की भी और रेजिस्टिविटी Q की भी क्या है? सेम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों ही आयरन है। आप आयरन कहीं से भी उठाओ, दिल्ली से उठाओ, गुड़गांव से, लक्षद्वीप, कहीं से भी उठाओ, है ना, उनकी रेजिस्टिविटी क्या आएगी? सेम आएगी। आयरन एक जैसा ही होता है, सबकी रेजिस्टिविटी क्या आएगी? सेम आएगी। इसमें अब ये मत बोलना सर मैं तो मिट्टी से उखाड़ के ला रहा हूँ और मैं प्रोसेस करके ला रहा हूँ इंडस्ट्री से। दोनों इंडस्ट्री से ही लाओ, एक जैसा होना चाहिए। ऐसे आयरन को हम कास्ट आयरन कहते हैं। पिग होता है, रॉट होता है, तुम सब ने पढ़ा है, ठीक है। तो एक ही क्वालिटी का आयरन लाओ, कहीं से भी लाओ, अलग डेमोग्राफी से लाओ, तो होगा क्या? उनकी रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, पर एक बड़ा है, चौड़ा है, एक छोटा है, पतला है, तो इनमें रेजिस्टेंस का क्या होगा? फ़र्क होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, जबकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है। और मटेरियल दोनों का ही आयरन है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि रेजिस्टेंस में होगा। लंबाई चौड़ाई के साथ रेजिस्टेंस बदलेगा, पर अगर मटेरियल आयरन है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। शाबाश शाबाश। अब देखो, अब एक नई टर्म आई। नई टर्म क्या है? उस नई टर्म का नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। बच्चों मार्क माय वर्ड, मैंने आपसे बोला था इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो होती है कैसी क्वांटिटी है, तो आपने बोलना था स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी, जिसको हम J से डिनोट करेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझो क्या है ये, समझो। मैंने ये एक एरिया बनाया, इस एरिया का एरिया जो है, या ये जो सरफेस है, इसका एरिया S है, और ये ऐसे डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इस पर फ्लो कर रहा है। बच्चों इसका नॉर्मल कैसे निकलेगा? ऊपर को निकलेगा, ऐसे नॉर्मल वेक्टर ऊपर को निकलेगा। और अगर इसका एरिया मैं ये मान लूँ, तो नॉर्मल और एरिया के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। दोबारा समझो, स्क्वायर ये कैसी शीट है, उसका एरिया S माना, नॉर्मल ऐसे निकलेगा, करंट क्लॉकवाइज निकलेगा। बस ये है कि करंट और जो हमारा एरिया वेक्टर है उसका जो नॉर्मल है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है? परपेंडिकुलर रिलेशन है। तो करंट डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज करंट डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? तो इट इज़ द amount of current flowing per unit area, amount of current flowing per unit area of a conductor। ये तो अभी सिंपल सी बात हुई कि करंट डेंसिटी कुछ नहीं है, पर यूनिट एरिया में जितना करंट फ्लो करेगा। एक यूनिट एरिया में जितना करंट फ्लो करेगा, मतलब यूनिट एरिया मतलब एरिया नीचे आ रहा होगा, नीचे वाली चीज़ को 1 करते हैं ना फिजिक्स में, और करंट कहाँ आ रहा होगा? ऊपर आ रहा होगा। इतना आसान नहीं है। प्रोवाइडेड, एक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक कंडीशन हमेशा होनी चाहिए कि प्रोवाइडेड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू दी surface of conductor।
ये बात है, सिंपल सी बात है कि करंट डेंसिटी कुछ और नहीं है, जे है। क्या है जे? इट इज़ करंट, ठीक है, आई, और फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, मतलब नीचे वाली चीज़ को 1 करना था और नीचे वाली चीज़ थी कितनी, एरिया थी, तो पर यूनिट एरिया। तो करंट डेंसिटी इज़ करंट पर यूनिट एरिया, इतनी सिंपल सी बात। प्रोवाइडेड जो एरिया वेक्टर का नॉर्मल है और जो करंट है उनके बीच में कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। समझो ये सरफेस है तो नॉर्मल ऐसे निकलना चाहिए, करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए। करंट तो इस सरफेस में ही है ना, करंट इस सरफेस में, करंट यहाँ है और ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। इनके बीच में कितना एंगल दिख रहा है आप लोगों को, 90 दिख रहा है। ये होगा तो करंट डेंसिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। स्केलर नहीं है बच्चों, वेक्टर है। एरो दिख रहे हैं, वेक्टर। डायरेक्शन आपको पता ही चल गई, करंट डेंसिटी की नॉर्मल वेक्टर ही दिखाएगा, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर ही इसके दिखाएगा। डायमेंशन बता लो, तो डायमेंशन बहुत आसान, करंट का होता है एम्पियर। अरे सर ए भी तो है, अबे ए एरिया है, पागल मत बने करो। ए क्या है, एरिया है। आई क्या है, आई करंट होता है, करंट के लिए एम्पियर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, नीचे है तो ए एम माइनस 2, ठीक है। एरिया मीटर स्क्वायर होता है ना, ऊपर जाके ए एम माइनस 2 हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब हम बेटा एक ओम्स लॉ की नई फॉर्म पढ़ेंगे। ओम्स लॉ की हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, या ओम्स लॉ की हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ेंगे, या तो वेक्टर फॉर्म और या तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो आप लिखो नई हेडिंग, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी इसे कहा जाएगा। या तो वेक्टर फॉर्म बोलो ओम्स लॉ की, या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलो ओम्स लॉ की। क्या है, ध्यान से देखो। जे तुमने अभी पढ़ा, शाबाश। सिग्मा तुम पढ़ के आए। जे क्या है, करंट डेंसिटी। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ इसे, वेक्टर फॉर्म? अरे देखो ना, वेक्टर आगे ना, इनमें जे और ई वेक्टर होते हैं, इसलिए वेक्टर फॉर्म बोल रहे हैं। जबकि v इज इक्वल टू आई आर में कोई भी वेक्टर नहीं है। v भी स्केलर होता है, रेजिस्टेंस भी स्केलर है, और करंट भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसे वेक्टर फॉर्म बोलते हैं ओम्स लॉ की। इसमें 2 वेक्टर हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ईजी। आपने ये पढ़ा था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर ना आई मिला, ना सिग्मा मिला, ना कुछ मिला, आगे बढ़ाओ इसे, ध्यान से देखो। एन ई ए को ऐसे रहने दिया, वी डी तुम्हें पता है कितना, ई ई बाई एम टाउ, शाबाश। वी डी तुम्हें पता है कितना होता है, ई ई बाई एम टाउ। सर इसे थोड़ा वैसे लिख लो, ठीक है, क्योंकि ई हमें अलग चाहिए, तो ई बाहर निकालेंगे। तो ई मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया, और क्या बचा, एन बचा, लिख लिया बेटा, ई इंटू ई स्क्वायर, ए अलग, एम यहाँ, टाउ यहाँ, एन ई स्क्वायर ई बाई एम टाउ, ये आ गया। आई की वैल्यू आपकी कितनी आई, आई की वैल्यू ये आई बेटा, एन ई स्क्वायर ए ई और एम टाउ, ये आप पे आई। अब ध्यान से देखो एक बात, इस ए को यहाँ मल्टीप्लाई में इधर ले जा लो, समझ में आया? ये ए कहाँ है, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ से हटाओ, इधर लाओ। अभी तुम पढ़ के आए हो कि आई बाई ए क्या होता है, जे होता है। नहीं पढ़ा, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया कितना होता है, जे होता है। तो आई बाई ए कितना है, जे है, जे, शाबाश। ये क्या बचा, एन ई स्क्वायर बाई एम टाउ, और यहाँ क्या है, ई है। बहुत बढ़िया बेटा। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा अभी कि सिग्मा रो जो होता है वो होता है, रो बोल रहे हैं अभी, रो ही बोल लो। रो तुमने ये नहीं पढ़ा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता है। अरे यार, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ आर होता है ना। आर की वैल्यू क्या होती है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। एल और ए अगर 1 हो जाएं तो आर क्या बन जाता है, रो बन जाता है। तो रो की वैल्यू है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अच्छा, इसका उल्टा क्या होता है, सिग्मा होता है। सिग्मा क्या होता है, 1 बाई रो। 1 बाई रो कितना होता है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो वही तो है वहाँ, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम क्या होगा, सिग्मा होगा। ध्यान से देखो, वही तो है वहाँ, सिग्मा होगा। तो हमें ये पता चला कि यहीं से हमने ये पुट कर दिया है ना, ये पुट कर दिया, तो हम लोगों को ये पता चला, जैसे ही हमने ये पुट करा तो हम लोगों को ये पता चला कि यहाँ जे है, शाबाश।
ये पूरी चीज़ NE²/m टाउ क्या बनी, सिग्मा बनी, सिग्मा, और यहाँ पे कितना E, तो J इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, सिग्मा E आ गया। खुश रहो, ऐसे करना है इसे, J इज इक्वल टू सिग्मा E आ गया। क्लियर, शाबाश। ऐसी एक रिलेशन डिराइव में तो नहीं आती, पर मुँह जबानी याद रखना, ये बता दूंगा उसमें क्या क्या टर्म्स आ रही हैं, डिराइव करेंगे मन करेगा तो क्या है, रो इज इक्वल टू 1/NE म्यू, रो इज इक्वल टू 1/NE म्यू, ये है रो। तुम्हें बताइए होता है, नोट में लिख देना और स्टार लगा देना, डायरेक्टली MCQ में पूछा जाएगा बेटा, और फॉर्मूले में पूछा जा सकता है। 1 2 3 4, 4 वेरिएबल हैं, 3 दे रखे होंगे, एक निकालना होगा। आई बात समझ में, 4 वेरिएबल हैं, 3 दे रखे होंगे, एक निकालना होगा, या सीधा MCQ में पूछ सकते हैं। ये बता देता हूँ, रो क्या होती है, रो आपकी होती है रेजिस्टिविटी, एन आपका, एन होता है नंबर डेंसिटी, ई क्या है छोटा वाला, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, म्यू क्या है बेटा, भूले तो नहीं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होता है, म्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, एन क्या है, नंबर डेंसिटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आज इतने ही रखते हैं, फिर बाद में देखते हैं। थैंक यू।